अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं खैर आफियत से होंगे। आज भी फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे, जंग के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि सब आप सबको पता है कि जब से जंग स्टार्ट हुई है, गालबन 22 दिन हो गए हैं और तकरीबन 3 वीडियोस इसके ऊपर हो चुकी हैं। 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, चौथा हफ्ता है। हम आई थिंक चौथी वीडियो जंग के ऊपर बना रहे हैं और जितनी भी प्रोडिक्शंस दे रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू एनालिसिस जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह एनालिसिस में पढ़ रहा हूँ, मार्केट को देख रहा हूँ, इन्वेस्टर बिहेवियर को देख रहा हूँ, इन्वेस्टर बिहेवियर को समझ रहा हूँ। क्योंकि हम लोग खुद भी ऐसा ट्रेडर या ऐसा इन्वेस्टर सोचते हैं तब जाके प्रॉफिट होता है। तो खुद क्या सोच रहा हूँ मैं इस वक्त, वो भी देख रहा हूँ। और ओवरऑल जो दुनिया की बड़ी मछलियां हैं वो क्या सोच रही हैं, उनको भी जो है वो डेफिनेटली फॉलो अप हो रहा है। तो ओवरऑल सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री के फंडामेंटल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद जो जंग है उसके फंडामेंटल्स को पढ़ेंगे और फिर टेक्निकल एनालिसिस को हाथ डालेंगे। टेक्निकल एनालिसिस को मैं इंट्राडे के ऊपर हाथ डालने का नहीं आपको मशवरा दूंगा किसी भी पेयर को, क्योंकि जंग की वजह से जो मूव हो रहा है वो एक अनऑफिशियल या आप कह लो कि आर्टिफिशियल मूव है। और जंग की का रिएक्शन है, प्रॉपर जो पॉलिसी होती है किसी भी बैंक की या मुल्क की, उसके अकॉर्डिंग मूव ऑन नहीं हो रहा है। ये प्रॉपर जो ट्रेडर्स की ट्रांजैक्शंस की वजह से पेयर मूव होता है उस वजह से नहीं हो रहा। ड्यू टू वार बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आप कह लो कि इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री की बात की जाए तो फॉरेक्स फैक्ट्री में अ, अच्छा, फायर फैक्ट्री मंडे को दो न्यूज़ेस हैं। जर्मन प्रीलाइम सीपीआई मंथली रिपोर्ट है विच इज़ स्लाइटली मामूली सी नेगेटिव रिपोर्ट यूरो के लिए। और स्पेनिश सीपीआई है विच इज़ स्लाइटली, मतलब इसका कोई खास इम्पैक्ट कोई नहीं होना, बट स्लाइटली पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत मूव होगा, बट कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। लाइक ये न्यूज़ ट्रेड करने के काबिल नहीं होंगी। बट सीपीआई जो जर्मन प्रीलाइम सीपीआई है इसके अंदर ये एक स्लाइटली पॉजिटिव इंडिकेटर है, यानी जो यूरो है उसका स्टार्ट जो है वो बुलिश हो सकता है एज यूजुअल। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मंडे को मूव इसी तरह होता है जैसे कोई कुछ भी नहीं है। तो मंडे को यूरो के लिए कुछ है, बाकी पेयर्स के लिए तो वो खास इतना कुछ भी नहीं है अवेलेबल फंडामेंटली जो कैलेंडर न्यूज़ है उनके अकॉर्डिंग। ट्यूसडे को 31 अक्टूबर को मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, चाइनीज युआन की न्यूज़ है, इसको छोड़ दे, हम लोग नहीं कर रहे। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बेसिकली, इसके अंदर ग्रोथ रेट कितना हुआ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो वो ग्रोथ रेट इतना कोई नहीं हुआ। खैर इसको हम पढ़ नहीं रहे। बैंक ऑफ जापान जो है, आउटलुक रिपोर्ट, बैंक ऑफ जापान पॉलिसी रेट, म्युनिसिपल मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट। बैंक ऑफ जापान जो है वो इंटरेस्ट रेट एक तो होता है ना कि रेज करने का सोच रहा हूँ, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है अवेलेबल जिसकी बेस पे कहा जा सके कि बैंक ऑफ जापान जो है वो जापानीज येन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। अभी उनका इंटरेस्ट रेट -0.10% है, यानी कि वो इंटरेस्ट रेट दे नहीं रहे, ले रहे हैं। पॉलिसी रेट जो है वो उसको अगर आप रीड करें तो वो माइनस में है, विच इज नॉट गुड फॉर जापानीज येन। के जापानीज येन के लिए ये बहुत कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का। तो इंटरेस्ट रेट अगर रिमेन सेम रहता है तो करेंसी एक साइडवेज के अंदर ही मूव करेगी। न्यूज के टाइम पे जो मूवमेंट है वो अच्छी रहेगी, बट डायरेक्शन जो है वो दोनों तरफ होगी। क्योंकि इसमें न्यूज़ हैं, पहली जो है वो बैंक ऑफ जापान आउटलुक रिपोर्ट है, उसके बाद बैंक ऑफ जापान पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट है, फिर मॉनेटरी पॉलिसी में वो क्या सोच रहे हैं वो बताएंगे। और उसकी वजह से फिर बैंक ऑफ जापान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो बैंक ऑफ जापान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी सवाल जवाब की वजह से इम्पैक्ट होता है। जब जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनमें जो मोस्टली सवाल जवाब होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं कि फ्यूचर में क्या प्रेडिक्शन है, फर्दर जो चीज़ें हैं इसके ऊपर भी गुफ्तगू जो है वो जेर बहस होती है। उसके बाद फिर कैनेडियन डॉलर की जीडीपी की मंथली रिपोर्ट है विच इज़ स्लाइटली स्लाइटली पिद्दू सी ना पॉजिटिव। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स क्वार्टर रिपोर्ट है विच इज़ अ न्यूट्रल, यानी इसके ऊपर मूवमेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस विच इज़ अ नेगेटिव, ठीक है, ये एक नेगेटिव इंडिकेटर है, करेंसी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डॉलर के हक में नहीं है ये न्यूज़, ये डॉलर के अगेंस्ट न्यूज़ है और इसका इम्पैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वार भी चल रही है, उस तरह भी इन्वेस्टर कुछ और ही सोच रहा है, क्योंकि आज कुछ बड़ी अपडेट्स हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ। एम्प्लॉयमेंट चेंज क्वार्टर रिपोर्ट है जी इसकी, न्यूजीलैंड डॉलर की, जो कि नेगेटिव रिपोर्ट है, स्लाइटली सेल जा सकता है, बहुत बड़ी कोई न्यूज़ नहीं होगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, आप कह लो कि
तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अकॉर्डिंग जब एम्प्लॉयमेंट चेंज क्वार्टरली 0.6% गिरा है, 1% से 0.4% रह गया है, तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ेगा। तो ये जो दो न्यूज़ेस हैं, ये न्यूजीलैंड डॉलर के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करेंगी। फिर है जी इम्पोर्टेंट तीन न्यूज़, एडीपी एडीपी मैं हालांकि बहुत ज़्यादा फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को डिस्कस करता हूँ इस बार, इसलिए नहीं कर रहा कि कौन सी न्यूज़ को फॉलो कर रहा है वो, क्योंकि फंडामेंटल्स भी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंडामेंटल्स। हम लोग इसका कोर्स भी शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इसकी क्लासेस मेरे ख्याल में एट द एंड ऑफ द अक्टूबर अनाउंसमेंट हो जाएगी। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो हमारे फेसबुक ग्रुप में एक्टिव रहिएगा। अभी क्योंकि जंग की सूरत हाल है, जंग का माहौल है, तो जंग की वजह से जो बयानात आते हैं उसका मार्केट के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। एडीपी नॉन, क्योंकि ये जो न्यूज़ हैं फंडामेंटल्स की भी तीन टाइप्स है ना, डिजास्टर है, एक वार है, और फिर एक कैलेंडर न्यूज़ है। कैलेंडर न्यूज़ में तो डाटा होता है। अब एक और न्यूज़ एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, जो कि हाईली पॉजिटिव कह लो, कि ठीक ठाक जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव डाटा है, ठीक है, डॉलर स्ट्रांग हो सकता है। उसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सेम रहेगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई बेहतरी नहीं आई है। जॉब्स जॉब ओपनिंग, अब जॉब्स जॉब ओपनिंग का मार्केट के ऊपर बड़ा इंपैक्ट होता है। इसका जो डाटा आ रहा है 9.61 से 9.27, विच इज़ अ नेगेटिव, नेगेटिव डाटा आ रहा है। ये न्यूट्रल, उससे पहले एक न्यूज़ हम पढ़ के आए हैं डॉलर की, वो भी न्यूट्रल। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग ये भी न्यूट्रल, और जॉब्स जॉब ओपनिंग नेगेटिव में। एडीफी एक पॉजिटिव होगी। उसके बाद आ गई फेडरल फेडरल फंड्स रेट। अब फेडरल फंड्स रेट जो है वो उन्होंने सितंबर के अंदर भी कहा था कि हम एक बार इंटरेस्ट रेट को मजीद बढ़ाएंगे, ताकि अपने जो टारगेट है, फेड अपने टारगेट को अचीव कर सके। तो इंटरेस्ट रेट वो कब बढ़ाते हैं इसकी तो अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का सितंबर में इजहार ख्याल किया था कि मजीद हाइक हो सकता है, मजीद फंड रेट बढ़ सकता है। अब फंड रेट्स क्या है, 5.50 है, प्रोजेक्शन भी ये है कि 5.50 है। बट यहाँ पे बातें हो रही हैं कि एफएमसी के अंदर, क्योंकि जंग में ना आज जो मेजर अपडेट हुई है, आज एक मेजर अपडेट ये हुई है कि जो यूएन के अंदर रेजोल्यूशन पास हुई है, उसमें तकरीबन 120 ममालिक में जो सीज फायर है गजा और इसराइल की जंग का, वो हमायत की है। जबकि यूएसए ने कहा है कि सीज फायर नहीं होनी चाहिए, जंग होना चाहिए, इसराइल को हमला करना चाहिए। तो इसका मतलब यूएस बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है जंग के अंदर। तो उस वजह से जो इन्वेस्टर है, डेफिनेटली अगर यूएस इन्वॉल्व होता है और रशिया इन्वॉल्व होता है, तो इन्वेस्टर डेफिनेटली यूएस डॉलर को सेल करके गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने का सोचेगा, क्योंकि ये हो रहा है, ये आज बयानात आए हैं। तो पॉसिबल ये है कि ये अपनी जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए, ये तो बहुत टारगेट से पीछे चले जाएंगे। इनका टारगेट था कि इन्फ्लेशन कम करनी है, महंगाई में कमी लानी है। अब अगर ये हो जाता है, यानी डॉलर मजीद वीक हो जाता है, तो ये अपने टारगेट से मजीद पीछे चले जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट को ये हाइक करेंगे, बट ऐसा मुझे फिलहाल नहीं लग रहा। बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है क्योंकि जंग की वजह से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मतलब कि ये डॉलर के हक में न्यूज़ नहीं जाने वाली। लेकिन इन केस वार की क्योंकि इन्होंने डाटा नहीं दिया, लेकिन सितंबर में इन्होंने एक्सप्रेस किया था कि इस साल के एंड पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो जायरा भी ये तकरीबन 10वें महीने की 28 तारीख होगी है, आगे नवंबर और फिर दिसंबर है। तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी ये है कि दिसंबर में बढ़ाएं, पॉसिबिलिटी है वो नवंबर में बढ़ाएं, बट उसका अनाउंसमेंट नहीं। ऐसा लग रहा है कि अभी वो नहीं बढ़ाने वाले, बट इन अपकमिंग जो एफओएमसी होगी उसके अंदर वो रेट को बढ़ाएंगे। ये मेरा ओपिनियन है, बट बातें हो रही हैं रेट बढ़ सकता है, बट डाटा अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए आप लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस के अंदर बैठने की कोशिश करनी है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि एक डायरेक्शन मिली है अभी। कुछ भी हो सकता है, वो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं हो सकता है उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि जंग का भी मामला है, कोई स्टेटमेंट आ जाए रशिया की वजह से, तो उससे फंड रेट भी बढ़ाएंगे, तो उससे भी एकदम तो इम्पैक्ट पड़ेगा, बाद में गिर जाएगा वो। फिर एफओएमसी स्टेटमेंट, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उन्होंने आगे प्रोजेक्शन देनी है, वो डेफिनेटली दे विल ट्राई कि डॉलर को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो पॉसिबिलिटी ये है कि एक बुलिश मूव जो है वो मार दे उस वक्त 11-11:30 पे। अच्छा, उसके बाद है नवंबर को, थर्सडे को सीपीआई की मंथली रिपोर्ट, सीएचएफ की, स्विस फ्रैंक की, और विच इज़ अ स्लाइटली पॉजिटिव। फिर है बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट और मॉनेटरी पॉलिसीज। उसके बाद एमपीसी ऑफिशियल बैंक रेट वोट्स, ऑफिशियल बैंक रेट, बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नर बैली स्पीक्स,
और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स खरबों डॉलर के। अच्छा, ये चार से तकरीबन पांच न्यूज़ हैं, एक दो तीन चार और पांच न्यूज़ हैं 5 बजे थर्सडे को, बहुत इंपॉर्टेंट है पाउंड के लिए। इसके अंदर पहली जो ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है जो जारी होनी है 5 बजे, ये तो डेफिनेटली जब रिपोर्ट आएगी तब ही होगा। फिर मॉनेटरी पॉलिसी जो समरी है वो भी डेफिनेटली उस वक्त आएगी। उसके बाद एमपीसी ऑफिशियल बैंक रेट में लास्ट मंथ जो है ये आया था कि जो रेट वोट्स हुए थे उसमें ये अक्सरियत जो कमेटी के मेंबर्स थे उन्होंने कहा था, चार पांच से तकरीबन उन्होंने कहा था कि इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाना चाहिए। वोटिंग हुई थी, चार लोगों ने कहा था बढ़ाना चाहिए, पांच लोगों ने कहा था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पांच लोगों ने कहा था नहीं बढ़ाना चाहिए, ये देखें। और अब जो है वो दो लोग कह रहे हैं कि बढ़ाना चाहिए और सात लोग कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाना चाहिए। इट्स मीन कि जो ऑफिशियल बैंक रेट है ये पॉसिबल चांसेस हैं कि ये नहीं बढ़ेगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर जीबीपी। जीबीपी वैसे भी एक साइडवे ट्रेंड के अंदर है और रिमेन अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाते तो ये साइडवे ट्रेंड के अंदर रहेगा और न्यूज़ के वक्त जो है वो स्लाइटली को बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके लॉन्ग टर्म वाला वो वाला नहीं पड़ने वाला, न्यूज़ के टाइम पे स्लाइटली ये मूव कर सकता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे। तो आई विल सजेस्ट कि साइड ट्रेंड में घूमने वाला और न्यूज़ के टाइम पे इसको ट्रेड ना किया जाए। फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, इसका भी न्यूट्रल डाटा। अब ये देखें, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का भी जो डाटा आ रहा है वो न्यूट्रल आ रहा है। ओवरऑल ऑलरेडी दो न्यूज़ पीछे न्यूट्रल डाटा के साथ थी, आईएसएम वाली और पीछे एक पढ़ के आए थे हम। अभी भी जो न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम ये भी न्यूट्रल डाटा है, यानी पिछला और कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन ये चेंजेस होंगी। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ न्यूज़ को देख के, कैलेंडर न्यूज़ को देख के ट्रेड मत कीजिएगा। चेंजेस होंगी, डाटा नहीं है लेकिन चेंजेस होंगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो है पॉसिबल चांसेस हैं का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बढ़े, डॉलर वीक हो। बट ये एक ओपिनियन है, इसके ऊपर डायरेक्ट ट्रेड नहीं की जाएगी, ये मैं सोच रहा हूँ और इस सोच के साथ मैं फिर अपना नेक्स्ट प्लान बनाऊंगा, इसके ऊपर ट्रेड नहीं करूंगा। उसके बाद जी एनएफपी आ गई इस हफ्ते। एनएफपी है बहुत इंपॉर्टेंट, एफओएमसी है, एनएफपी इकट्ठी। अनएम्प्लॉयमेंट चेंज जी, कैनेडियन डॉलर की नेगेटिव, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेगेटिव, ये जो दो न्यूज़ हैं कैनेडियन डॉलर के लिए 5:30 पे नेगेटिव है, क्लियरली नेगेटिव है। इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होना चाहिए और मार्केट अगर जो डाटा दे रहे हैं इससे भी कम आई तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अगर डाटा जो आ रहा है इसके दरमियान आई तो नेगेटिव इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं पड़ना। फिर आते हैं एवरेज हॉर्ली अर्निंग्स। एवरेज हॉर्ली अर्निंग्स के अंदर जी इजाफा हुआ है जी, विच इज़ अ पॉजिटिव इंडिकेटर, लेकिन नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज के अंदर जो बेरोजगारी बेरोजगारी है वो मतलब आप कह लो कि एम्प्लॉयमेंट इतनी जनरेट नहीं हुई और अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम रहेगा। तो देखो ये भी इन्होंने न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूज़ दी, न्यूट्रल न्यूज़, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, यानी एक न्यूज़ पॉजिटिव एक न्यूज़ नेगेटिव। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर जॉब्स क्रिएशन नहीं हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में 1 पॉइंट का इजाफा हो जाएगा, जो कि डॉलर के लिए नेगेटिव है। ये नेगेटिव लग रही है न्यूज़, ये न्यूज़ नेगेटिव लग रही है मेरे नज़दीक। आईएसएम सर्विसेज पीएमआई क्या कह रहा है? आईएसएम सर्विसेज पीएमआई कह रहा है कि सर्विस सेक्टर के अंदर जो इंडिकेटर है वो स्लाइटली बीरिश है, ठीक है, स्लाइटली बीरिश है। तो डॉलर की जो ओवरऑल न्यूज़ है मुझे तो स्ट्रांग होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बट जो क्योंकि जंग का भी इन्होंने ऐलान किया हुआ है कि जंग करनी है जी। और दूसरा एफओएमसी डिसाइड कर सकती है, अलबत्ता जो एफओएमसी की न्यूज़ है वो डिसाइड कर सकती है डायरेक्शन को। ओवरऑल क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रही मार्केट से। अब खबरें पढ़ते हैं, खबरों में जी इसराइल हमास, आज मैं हफ्ते वाले दिन ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हफ्ते वाले दिन की खबर है सीएनबीसी की कि इसराइल हमास, इसराइल फोर्सेस हैव एंटर्ड गजा एंड ट्रूप्स आर इंक्रीजिंग द ग्राउंड ऑपरेशन। इससे पहले लास्ट वीक मैंने जो डाटा दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने कहा था कि मीटिंग हुई है, बल्कि नहीं सॉरी लास्ट वीक नहीं दिया था, मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसके अंदर अपडेट दी थी कि मीटिंग हुई है हमास और हिजबुल्लाह लबनान की कि हमें मिलकर लड़ना चाहिए और इसके ऊपर इत्तेफाक भी हुआ है और इसके साथ एक और इस्लामी तंजीम भी थी, जिहादी तंजीम भी थी। अब यहाँ पे ये है कि ग्राउंड ऑपरेशन भी स्टार्ट हो गए हैं, सुरंगों के ऊपर भी हमले शुरू हो गए हैं, जो उन्होंने टनल्स बनाए हैं ना हमास ने उसके ऊपर भी, अस्पतालों के ऊपर भी। यानी इसराइल ने सिर्फ बमबारी नहीं अब जमीनी हमला भी शुरू कर दिया है। मेरी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग, जो हमास थी वो डेफिनेटली ये चाहती थी कि इसराइल जो है वो ग्राउंड हमला करे,
क्योंकि जो ऊपर से हमला कर रहे हैं उसका मुकाबला हमास हिजबुल्लाह लबनान नहीं कर सकती है, जबकि ग्राउंड के ऊपर फाइट जो है वो जरूर हो सकती है, और वो हो भी रही है। हमास और इसराइल दोनों ने कंफर्म किया कि फाइट झड़पें जा रही हैं। बट अब जब वो टैंक्स लेके घुसेंगे तो डेफिनेटली मजीद हालात कशीदा होंगे, और अमेरिका, यूएन पूरी असेंबली ने ये कहा है कि जंग रुकनी चाहिए। अकेला अमेरिका और चंद आइलैंड्स हैं वो कह रहे हैं, और यूरोप के 2-3 मुल्क के नहीं होनी चाहिए, बाकी पूरी दुनिया ने कहा है कि जंग रुकनी चाहिए। कई यूरोप के ममालिक में, पाकिस्तान ने भी, और ओवरऑल जो अरब ममालिक हैं, इंडिया इसमें मिसिंग था, इंडिया एबसेंट था। अब यहाँ पे एक बयान भी दिया उन्होंने, कहा वी रिजेक्ट आउटराइट द यूएन जनरल असेंबली डिस्पिकेबल कॉल फॉर सीज फायर। जब मैं ये ओवरऑल आउटलुक की देख रहा होता हूँ, वो कह रहे हैं जी भाई हम रिजेक्ट करते हैं जो असेंबली वगैरह कह रही है, हम नहीं मानते, हम हमला करेंगे। और हमले में ये कहा जा रहा है कि तारीखी तारीखी आप कह लें कि हमले हुए हैं। कुछ अपडेट्स मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। अल जजीरा क्योंकि प्रॉपर कवरेज कर रहा है, इससे ज़्यादा कोई कवरेज नहीं कर रहा, डिटेल में दोनों पब्लिश कर रहा है मौकफ। रशिया सेज इसराइली बम्बार्डमेंट ऑफ गजा इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ। अब रशिया भी बोल रहा है, अब उधर से अमेरिका कह रहा है कि भाई हम नहीं हट रहे, रशिया मजम्मत कर रहा है, चाइना कह रहा है कि हाँ हम आपकी बात कर सकते हैं, लेकिन अभी उसके ऊपर पेशरफ्त नहीं हुई। क्योंकि अगर उन्होंने चाइना की बात मान के सीज फायर करना होता तो डेफिनेटली वो यूएन जनरल असेंबली की जो वोटिंग हुई है उसको रिजेक्ट ना करते। तो रशिया ने भी बयान दे दिया। आप देख लो मार्केट का क्या हाल होगा। मैंने आपको बताया जब तक जंग नहीं रुकती, डोंट गो फॉर सेल, क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बाय बता रहे हैं, हायर लो हायर ही बन रहा है ना, मार्केट अपने हाइस को प्रोटेक्ट कर रही है। इसराइल एक्सपेंडिंग ट्रूप्स इन गजा हमास टू काउंटर विद फुल फोर्स। आगे से हमास ने भी ये बयान दिया कि भाई हम भी पूरा जवाब देंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत बड़ा हमला है। अब ये देखो, हमास विच गवर्न्स द गजा स्ट्रिप, हमास जो तंजीम है इसकी गजा के ऊपर क्योंकि हुकूमत है, has promised to meet attacks with full force in response to the ground operations overnight, with the Israeli army saying that its soldier was still in the field on the Saturday morning। ठीक है, मतलब कि वो हमास भी कह रहा है कि भाई हम लड़ेंगे, हम मारेंगे। ठीक है, हमारे पास वही ऑप्शन है, डू एंड डाई, हम मरेंगे मारेंगे। उसके बाद ये देखो, यूएन नेवी पिले इसराइल हैज नो इंटेंशन ऑफ एंडिंग ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसराइल एक तो मुहासरा भी खत्म नहीं कर रहा, दूसरा इलाका नहीं छोड़ रहा, वो तो हमें पता है। खैर, इसराइल सीक्रेटली डिटेनिंग थाउजेंड ऑफ मिसिंग गजा वर्कर्स, राइट्स ग्रुप इसराइल हमास वार। ये जो आज के दिन 22 इवेंट हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो ये है कि गोल्ड मजीद बाय जा सकता है। अब यहाँ पे आप देखें कि गजा इज बीइंग सब्जेक्टेड टू द लार्जेस्ट लार्जेस्ट बम्बार्डमेंट ऑफ इसराइली अटैक्स, यानी गजा के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है। 150 ग्राउंड टारगेट्स अचीव किए गए हैं, टनल्स को भी तबाह किया गया है। हमास सेड इट्स फाइटर वर क्लैशिंग, यानी हमास ने कंफर्म किया कि उसके फाइटर गजा के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में लड़ाई बैतुल हनून के अंदर लड़ रहे हैं, सेंट्रल एरिया ऑफ अल अल बुरेज लेट ऑन फ्राइडे। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज डाउन, हाँ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज डाउन है, मतलब कि गजा का जो राब्ता है वो डिस्कनेक्टेड है, यानी कि जो प्रॉपर रिपोर्ट्स है वो नहीं आ रही कि कितना इसराइल को नुकसान हो रहा है, कितना गजा का। उतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं जितनी थोड़ी बहुत जो अफवाहों से या हमास जो प्रोवाइड कर रहा है। और एलोन मस्क जो दुनिया के एक अमीर तरीन इंसान है, उन्होंने कहा है कि जो उनकी अपनी स्टारलिंक कंपनी है वो गजा को सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए इंटरनेट और एक्सेस जो है वो देगी। इवन के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो स्टाफ गजा के अंदर मौजूद है उसका भी राब्ता नहीं है। और न्यूयॉर्क में भी एहतजाज हो रहा है, उनकी अवाम एहतजाज कर रही है। अच्छा, न्यूयॉर्क, हंड्रेड ऑफ प्रोटेस्टेड कॉलिंग फॉर सीज फायर इन गजा, फोर्स्ड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू क्लोज आफ्टर दे took over the concourse on Friday night as part of an emergency sit-in organized by anti-war group the Jewish Voice for Peace। ठीक है, ह्यूमन इम्पैक्ट, अच्छा ये सारी फिर उन्होंने कहा ये नुकसान हुआ और वगैरह वगैरह, यानी जंग नहीं रुक रही। जंग रोकने का, यूएस एम्बेसी इन लेबनान हैज अर्ज्ड अमेरिकन सिटीजन टू लीव द कंट्री नाउ इन फेयर दैट कॉन्फ्लिक्ट में वाइडन। ये देख लें, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है।
ठीक है। अब पेंटागन जो है, अमेरिका जो है वो खड़ा है उनके साथ, और उस वजह से जंग रुक भी नहीं रही। और रशिया भी बयान दे रहा है, बट रशिया उसके बाद चुप हो गया। बट ये जंग फिर बाकी, जैसे उन्होंने कहा लेबनान से भी हट, जो सीरिया के ऊपर भी हमले इन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर जाके बमबारी की है, अमेरिका ने की है डायरेक्ट, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि ईरान उसके अड्डों को हमले निशाने बना रहा है लेबनान के, सीरिया के अंदर। अब बच्चों, इम्पैक्ट वही पुराना, जंग रुकी नहीं, चाइना ने ऑफर की। अब देखते हैं कि क्या बनता है। अगर टेक्निकल एनालिसिस को देखा जाए, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें, तो मार्केट एक चैनल को या एक ट्रेंड लाइन को, बीरिश ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, और एक बड़े जो लोअर हाई था ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को मार्केट जो है वो तोड़ती है। इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को, एंड देन इस वाले एरिया को। बट जैसे ही मार्केट ने फर्स्ट इस हाई को, लोअर हाई को ब्रेक किया, तो बुलिश ट्रेंड हो गया था कंफर्म, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर भी कंफर्म, और ये जो लास्ट हाई टूटा इसके ऊपर भी ट्रेंड हो गया बाय का कंफर्म। और अब लोग कह रहे हैं बहुत बाय मूव हो गया, बट टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग बहुत बाय मूव नहीं हुआ। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, हाँ ठीक है, मार्केट लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अब ये जो लोअर लो से लोअर हाई मार्केट ने मूव दिया, ये तो एक नॉर्मल मूव था, लाइक नॉर्मल तो नहीं था, लेकिन ये तो एक एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग बीरिश ट्रेंड का मूव था। बाय ट्रेंड का जो टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव शुरू हुआ, जो प्रॉपर बाय ट्रेंड शुरू हुआ, वो तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर हुआ, इस एरिया के ब्रेक के ऊपर, या ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर। सिचुएशन ये चल रही है कि मार्केट बिल्कुल सीधे सीधे हायर लो हायर हाई बना रही है, एंगल नहीं दे रही, बल्कि छोटा हायर लो बड़ा हाई, छोटा हायर लो बड़ा हाई। और मार्केट आके खड़ी होगी है इस लेवल के ऊपर, एग्जैक्ट एक सप्लाई जोन कह सकते हैं, बट प्रॉपर पीछे इसके ट्रेंड नहीं था, क्योंकि सप्लाई भी हम लोग जो मार्क करते हैं वो आपको भला करे सेल ट्रेंड के अंदर ही मार्क करते हैं, बाय ट्रेंड के अंदर सप्लाई मार्क करना बेवकूफ़ी है। लेकिन ये एरिया रिजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल हम लोग करेंगे, क्योंकि इधर से पहले एक रिजेक्शन छोटी सी हुई है। अगर मार्केट जो है वो यहाँ से रिजेक्शन पकड़ती है, जो कि नजर नहीं आ रहा, मे भी मार्केट जो है वो एक बाय का मूव दे के हायर लो बना के फिर हाई बना दे। बट अगर मार्केट ये वाला एरिया तोड़ दिया ना उसने, ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किया, देन उसका टारगेट डेफिनेटली डेफिनेटली 2050 और 2070 के दरमियान होगा। अगर करंट ये जो एरिया है, 2016 तो मैंने वैसे भी आपको बोला हुआ था, बट अगर ये वाला एरिया टूट जाता है, ये जो मैंने आपको टीएल लगाई है, ये एरिया बनता है तकरीबन 2008 से लेके 2020 तक, ये अगर ब्रेक होता है, तो फिर डेफिनेटली अगला टारगेट 250 या 270 के दरमियान होगा। वीकली आउटलुक्स देखें तो वीकली वीकली के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे, देखो, जब मार्केट ने ब्रेकआउट करना हो ना, तो उस लेवल को बार बार टच करती है। अब सपोर्ट को मार्केट ने इतनी बार टच नहीं किया जितनी इस वाली रेजिस्टेंस को मार्केट टच करने की कोशिश कर रही है। किस रेजिस्टेंस को आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे, तो आपको नजर आएगा कि नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री, थ्री टाइम्स इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। ये लेवल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, यानी ये लेवल स्टार्ट हो रहा है 2040 से 2070 तक। तो इस लेवल को, क्योंकि W1 है तो उसकी विक्स भी मैटर करती हैं, तो इस लेवल को मार्केट ने एक दो तीन बार रिस्पेक्ट दिया है। और जब पहले रिस्पेक्ट दी थी ना, यानी पहली बार मार्केट ने जब इस लेवल को रिस्पेक्ट दी, बहुत ज्यादा सेल गई। फिर इस लेवल को रिस्पेक्ट दी, बहुत ज्यादा सेल गई। फिर इस लेवल को रिस्पेक्ट दी तो बहुत ज्यादा सेल नहीं गई, मार्केट कम फैल गई। उसका रीजन पता है हमें, क्योंकि जंग शुरू हो गई तो मार्केट को तो मौका नहीं मिला हिलने का। बट डेफिनेटली रीजंस है। अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वो इस लेवल को भी ब्रेक कर जाएगी, ऐसा फील हो रहा है। मैं आपको अपना अंदेशा दे रहा हूँ, बट मैं स्मॉल टारगेट्स को अचीव करने का कहूंगा। मैं आपको अपना एक मौकफ दे रहा हूँ, और इस जगह पे सेलिंग फिलहाल ना कीजिएगा। अगर आप बाइंग नहीं करने का सोच रहे तो सेलिंग भी ना कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2008 और 2020 वाला एरिया ब्रेक होता है, देन टारगेट विल बी 250, 2050 और 2070। अब ये जो W1 की ये वाली रेजिस्टेंस है, ये तंग करेगी गोल्ड को। क्यों?
मे भी मार्केट इस एरिया को तोड़ दे, ये जो प्रॉपर कैंडल्स है ना इनको मे भी मार्केट तोड़ भी दे। बट ये जो विक्स हैं गोल्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। आपको मैं दिखाता भी हूँ। विक्स जो है, व्हेन यू आर ट्रेडिंग गोल्ड, आपको इन विक्स का इंतहा से ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। उसका रीजन है कि मार्केट रिजेक्शन बहुत ज्यादा करती है, रिजेक्शन के ऊपर बिलीव बहुत ज्यादा करती है, सो दैट्स व्हाई। अब ये जो विक्स है ना, ये वाली, ये ऊपर जो बनी हुई है, ये 2070 के ऊपर ये वाली और ये वाली, इन विक्स के ऊपर फिर मार्केट जो है वो पॉसिबल चांसेस है कि रुके। और जो कि फिलहाल ट्रेंड को की शक्ल देख के बहुत वीक लग रहा है, बट ये एक नॉर्मल ट्रेंड नहीं है। एक जंग की सूरत हाल है। अमूमन गोल्ड मूव बड़ा मूव ही देता है इसी सूरत हाल में, को कोरोना आ गया, रिसेंट देखें, कोरोना में बड़ा मूव दिया, रशिया यूक्रेन वार में बड़ा मूव दिया, और देन अभी एक बड़ा मूव दिया। अगर हम रिसेंट देखें तो उससे पहले भी ईरान इराक, सॉरी, ईरान और अमेरिका की जो टसल हुई थी उसमें भी बड़ा मूव दिया था, ऑयल भी और इसने भी। तो मुझे लग रहा है कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर फिलहाल एनालिसिस आप लोग कर तो सकते हो, बट अपने अकाउंट रिस्क पे नहीं लगा लेने, ये ना वो अकाउंट पूरे रिस्क पे। ये जो स्पाइक आई है ना, ये देखो, जुम्मे वाले दिन कहाँ पे था गोल्ड, कहाँ से स्टार्ट हुई है जी, 1980 से सीधा सीधा 2006 पे जाके लैंड कर रहा है, और क्लोजिंग 2006 पे हुई है। 2000 तकरीबन तकरीबन 8 को टच किया, 8 वाला एरिया और 20 वाला एरिया ब्रेक होता है, 8 और 20 वाला, तो देन टारगेट 230 to 250 हो सकता है। सेलिंग की सूरत में की जा सकती है जंग रुकने के बाद भी, या अभी भी अगर हालात नॉर्मल हो जाते हैं तो सेलिंग इस सूरत में की जा सकती है कि मार्केट का ये जो H4 और D1 है ना, कम से कम ये कुछ, अब देखो ये अपने हाइज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। अगर ये इस तरह मूव कर देते हैं ना, इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, तो ये सेलिंग की तरफ जाया जा सकता है। देखें, सेल जाता भी है, फर्ज करें हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, फैसला नहीं कर पा रहे, तो सेल अगर हम करना चाह रहे हैं तो सेल के लिए सिचुएशन हमारे लिए इस तरह की बनेगी, बेशक छोटी लोअर हाई बने, बट एटलीस्ट D1 पे रिवर्सल हो, D1 के अलावा नहीं। D1 पे अलावा अलावा सेलिंग जो है बेवकूफ़ी है। ये भी टूट गया, ये भी टूट जाएगा लेवल, अगर ये नीचे वाला स्ट्रॉन्ग लेवल टूट गया तो। बट अभी फिलहाल फैसला नहीं हुआ, तो ये है इस हफ्ते के लिए। जंग की अपडेट्स ये हैं कि अमेरिका जो है वो नहीं मान रहा, और चाइना और रशिया लगे हुए हैं, उधर से ईरान भी चाहता है कि जंग रुके, बाकी मुस्लिम मालिक भी चाहते हैं। और बयानात भी हैं, रशिया की तरफ से आज भी बयान आया है। और मे भी मंडे को मजीद हालात कशीदा हों, और अल्लाह करे जंग रुके, सीज फायर हो, और इन मामलात को यहीं पे सेटल हो। बट ओवरऑल टेक्निकल मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, लेवल्स बता रहा हूँ कि ये टूटा तो इस लेवल तक आपने रिस्क ले सकते हो, और सेलिंग की सिचुएशन भी मैं आपको बता रहा हूँ, उससे पहले सेल नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, लॉ, अपनी मेन लॉट्स आपने नहीं इंटर करनी। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे। कोई सजेशन ऐड करवानी है तो बता दें, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर ऐड करूंगा।